नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्या अर्थ होता है। राष्ट्र माने राष्ट्र, पति माने प्रमुख या स्वामी या मुखिया। राष्ट्र का जो मुखिया होता है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। अब देखते हैं हमें राष्ट्रपति के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, अर्थात इसके स्रोत क्या हैं, उस पर बातें करते हैं। अब तो स्रोत में संविधान, सबसे प्रमुख स्रोत संविधान भारत का है, फिर एक्ट है, रूल्स है, ये सारे स्रोत हैं। संविधान में हम देखते हैं क्या है, प्रस्तावना। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य की बात होती है। वहाँ पर कहा गया कि भारत एक गणराज्य है। प्रस्तावना में यदि प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ गणराज्य शब्द का उल्लेख होता है। गणराज्य से अभिप्राय क्या है? गणराज्य का मतलब होता है भारत का प्रमुख वंशानुगत न बनकर चुनाव के माध्यम से बनता है, यानी चुना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव होता है। देखिए, पूरे विश्व में दो प्रकार की तंत्र है, एक राजतंत्र है, एक गणतंत्र है। राजतंत्र में वंशानुगत होता है शासन, जो राजा बन गया उसी का लड़का, यानी उसी के परिवार का सदस्य अगला राजा बनता है। गणतंत्र में चुनाव के माध्यम से प्रमुख बनाया जाता है। हमारे देश में बहुत समय पहले, यानी 250 साल पहले 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। लिच्छवी वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है उसका भी उल्लेख मिलता है, सबसे पहला गणराज्य माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ही गणराज्य था, परंतु धीरे धीरे राजतंत्र प्रभावी हो गया, गण समाप्त होने लगे और समाप्त हो गए, और बाद में 1950 में भारत पुनः गणराज्य बना। अब देखते हैं संविधान का भाग 5, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। भाग 5 जो है 52 से 151 तक है। ये कई अध्यायों में बटा हुआ है। पहला अध्याय है कार्यपालिका। इसमें राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है। कार्यपालिका में 52 से 78 तक अनुच्छेद है। अब हम देखते हैं बारी बारी से अनुच्छेद 52 क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद कहता है 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कितने राष्ट्रपति होंगे? एक, दो नहीं न तीन, केवल एक ही राष्ट्रपति होगा, ये कहता है 52 अनुच्छेद। राष्ट्रपति शब्द ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 53 देख लीजिए क्या कहता है। कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। और एक बात लिखी हुई है इसमें, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। अब आगे देखिए अनुच्छेद 54 बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं देख लीजिए। निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और फिर आगे देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं हो गए पहले, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और अब जम्मू भी बन गया है, वो जम्मू कश्मीर वो भी भाग लेता है इसमें, मगर इस बार भंग है, इस बार भाग नहीं ले रहा है। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये पॉइंट की बात है, याद रखना। निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड होते हैं वही केवल भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। संसद में, राज्यसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं और लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन, वे भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि वो लोग क्यों भाग लेंगे? उसको स्वयं राष्ट्रपति ने चुना है। यदि वो भाग लेंगे तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं को वोट देगा वो, ठीक है, या उनको जिसको वोट देकर वो जिता दिए राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उनके लिए कार्य जरूर करेगा, ठीक है। इसलिए वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के भी नहीं लेते हैं, विधानसभा के भी नहीं लेते हैं। और इसमें एक खास बात है, कौन वोट नहीं देते हैं? विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं देते हैं, नंबर 1, क्योंकि सभी जगहों में विधानसभा तो है नहीं, इसलिए वोट नहीं दिया जाता इसका। और कौन नहीं देते वोट? केंद्र शासित प्रदेश जो और बाकी हैं, पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू को छोड़कर, वो भी भाग
नहीं लेते हैं इसमें। वहाँ है होती ही नहीं विधानसभा, तो भाग कहाँ से लेंगे? विधानसभा तो 2 ही जगह है, एक जम्मू कश्मीर में ला लो, 3 जगह है। तो इतने लोग भाग लेते हैं इसमें निर्वाचक मंडल में। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें एक बात और है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें देखिए अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता कुछ खास लोगों को चुनती है। कितने लोगों को? खास लोग, जो खास होते हैं, और ये खास लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है। अब यही जो खास लोग होते हैं यही निर्वाचक मंडल कहे जाते हैं। ये जो अभी बताया मैंने निर्वाचक मंडल, यही निर्वाचक मंडल होते हैं जिसमें ये सदस्य होते हैं। समझ में आया? अब आगे बताते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, कुछ अधिनियम बनाए गए हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक अधिनियम बनाया गया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें क्या हुआ, जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वहाँ पर इसमें उल्लेख किया गया था कि 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होंगे। मतलब जिसको भी राष्ट्रपति बनना हो, कोई भी व्यक्ति, वो 2 प्रस्तावक यानी निर्वाचन मंडल के 2 सदस्यों का ले ले प्रस्तावक के रूप में, 2 अनुमोदक के रूप में अनुमोदन करा ले, बस अपना पर्चा दाखिल कर दे, चुनाव लड़ सकता है। ये परंपरा चलती रही और बहुत सारे लोग इसमें खड़े होते रहे। एक हरिओम नाम के व्यक्ति थे, वो कई बार इसमें खड़े हुए। तो जब चौथी बार उन्होंने लड़ा चुनाव तो उनको 0 वोट मिला। मतलब जब उन्होंने पर्चा भरा था तो 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक लिए हुए थे, हस्ताक्षर कराए थे। तो जब चुनाव हुआ तो वो भी वोट नहीं दिए। तो ये 67 की बात है, 1967 की। तो 1974 में क्या हुआ, अगले बार इसमें संशोधन किया गया। किसी सीरियस उम्मीदवार हो वही लड़े कम से कम चुनाव, जो फालतू लोग न लड़े जिनको एक भी वोट ना मिले। तो 1974 में कहा गया कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक अब चाहिए, कुल मिला के 20 लोग चाहिए आपको चुनाव पर्चा दाखिल करने के लिए, तब आप पर्चा दाखिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जब ये हो गया तो एक धरती पकड़ नाम के व्यक्ति थे, वो भी चुनाव बहुत लड़ते थे और बहुत बार लड़े और अपना रिकॉर्ड बनाए हैं कि सबसे ज़्यादा बार हारने का रिकॉर्ड इनका है। बहुत बार हारे ये हमेशा लड़ जाते थे, इनको शौक़ था। तो क्या हुआ, फिर देखा गया 1997 में इसमें संशोधन किया गया, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब राष्ट्रपति का जब पर्चा दाखिल किया जाएगा तो इतने लोगों की साइन चाहिए। तो क्या होता है फिर, तो तब से यही प्रक्रिया चालू है, 100 लोग चाहिए अनुमोदक के रूप में। ये रही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में बताया गया, एक्ट जो बताया गया उसके बारे में है। अब अगला देखिए, अब आ गए अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी, इसके बारे में बताया गया है। कहा गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत। अब ध्यान से इन शब्दों को ध्यान दीजिए, अनुपातिक क्या होता है, संक्रमणीय क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है सूची प्रणाली, एक होती है एकल हस्तांतरणीय प्रणाली। देखिए सूची प्रणाली जानिए, थोड़ा अनुपात के बारे में आपको अच्छे से पता हो जाएगा। तो सूची प्रणाली में क्या होता है, मान लो कोई राज्य है, वहाँ पर एक एग्जाम्पल्स बनाते हैं कि 100 लोग, कितने लोग? 100 लोग, इसमें जो 100 लोग हैं इतने लोग मतदान करेंगे। नहीं 100 लोग नहीं, 100 लोग, 100 सीटें हैं, थोड़ी देर मान लीजिए 100 सीटें हैं और उस राज्य में 60% हिंदू हैं, 30% क्या है, 30% मुस्लिम हैं और 10% अदर हैं। इनकी पार्टियां हैं, इन्होंने पार्टी बनाई है। ठीक है। इन्होंने हिंदू पार्टी ने अपने हिंदू पार्टी बनाई, मुसलमान मुस्लिम पार्टी बनाई, अदर ने अदर पार्टी नाम से 3 पार्टियां बना ली। छोटे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 60% जनसंख्या हिंदुओं की है, 30% जनसंख्या मुसलमानों की, 10% अदर की है। अब इन्होंने 100 सीटें उतार दी, 1 से 100 सीटें इन्होंने 100 मेंबर उतारे, 1 से 100 मेंबर इसी तरह इन्होंने उतारे, 100 मेंबर इन्होंने, सब ने 100 मेंबर उतारे। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक नियम बनाया गया
कि अब जो हिंदू है वो हिंदू मान के चला जाता है इसमें कि जो हिंदू है हिंदू को ही वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को देगा और अदर अदर को देगा। तो इसमें 100 मेंबर जब चुनाव मैदान में आए तो 60% हिंदुओं ने इनको वोट दिया। 60% हिंदुओं ने जब वोट दिया तो जो सबसे ज़्यादा लोग वोट पाए उनमें से 60 लोग को चुना गया। कुल मिला के 60 सीटें हिंदुओं के पास मिली। उसी प्रकार 30% मुस्लिम है, 30% लोगों ने इन 100 लोगों को मुसलमान जो उतारे थे पार्टी वाले उनको वोट दिया। तो वहाँ से जो सबसे ज़्यादा 100 में 30 पाए उनको चुन लिया गया। तो 30 सीटें मुसलमानों को मिल गई। इसी प्रकार 10 सीटें मिली अदर को मिली। 10% उन्होंने अदर को दिया जो अदर पार्टी थी, और वहाँ से जो सबसे ज़्यादा पाए जो अदर पार्टी वाले उतारे थे उन्हीं में से 10 को चुना गया। तो इस प्रकार जितनी % जनसंख्या उतनी सीटें, मतलब जनसंख्या के अनुपात में सीटें। इसी को कहा गया सूची प्रणाली, आनुपातिक पद्धति की सूची प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली ये होती है। हमारे यहाँ जो है क्या होता है, हमारे यहाँ जो है क्या होता है, कौन सी पद्धति अपनाई गई है? एकल हस्तांतरणी मत पद्धति या एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई गई है। ये क्या होता है इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें क्या होता है इसको भी एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कैसे मतों का संक्रमण होता है। देखिए मान लो 100 लोग, इसमें भी वही 100 लोग मान के चलते हैं। विधानमंडल जो उनका क्या बोलते हैं निर्वाचन मंडल है 100 लोग हैं, उसमें चुनाव देने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। तो 100 लोगों के लिए हमने 100 लोग चुनाव दे रहे हैं। तो मान लो 4 लोग उम्मीदवार हैं, A, B, C और D, चारों लोग। इसमें होता क्या है, सबको एक एक वैलेट मिलता है। क्या मिलता है? इसमें सबको एक वैलेट मिलता है। वैलेट में क्या होता है, इस प्रकार का वैलेट होगा। इसमें A, B, C और D चारों होंगे, ठीक है। चारों कैंडिडेट का नाम लिखा रहेगा। उसमें जो ये 100 कैंडिडेट हैं उसमें वरीयता क्रम में अपने वोट देंगे। अपना वोट सबको एक ही मतपत्र मिलेगा, मगर अपने सबके सामने वरीयता क्रम में नंबरिंग लिखेंगे। किसको ज़्यादा चाहते हैं, जिसको उससे कम चाहते हैं। जिसको ज़्यादा चाहते हैं सबसे उस पर 1, जिस पर कम चाहते हैं उसको 2 देंगे नंबर, और जिसको उससे कम पसंद करते हैं 3, जिसको सबसे कम पसंद करते हैं 4, मगर देंगे सभी को। इसमें ये मतपत्र है। क्या है? मतपत्र। इसको मतपत्र कहा जाता है। जैसे मिलता भी है हम लोग को मतपत्र, देखते होंगे। तो इसमें ये सिस्टम होता है। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है। मान लो A को पहले मत वाले 100 में से कितने लोग, 40 लोग दिए, 1 नंबर वोट दिए। 40 लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया 1 को, और 40 में और 30 लोग पसंद किए B वाले को, और C वाले को केवल 20 लोग पसंद करते हैं, और 10 लोग D को पसंद करते हैं। अब देखते हैं इसमें जीतेगा कैसे। 100 लोग हैं तो इसमें 100/2 प्लस 1 यानी कुल मिला के 51, कितने 51 चाहिए जीतने के लिए। जब 51 चाहिए जीतने के लिए तो 40 मिला, ये तो अभी कोई जीता नहीं इसमें। तो इसमें क्या किया जाएगा, D को रेस से बाहर कर दिया जाएगा, और D के मतों को इनमें बांट दिया जाएगा। केवल उसमें से 10 मतपत्र निकालेंगे। D वाले जो 1 नंबर दिए हैं D को, उन्हीं में देखा जाएगा कि अगली वरीयता यानी सेकंड वरीयता किसको किसको दिया गया है। उनकी सेकंड वरीयता जब देखा गया तो 5 लोग A को पसंद किए थे, 3 लोग B को और 2 लोग C को पसंद किए थे। अब देखिए 40 5 45 होता है, और 30 3 33 B को मिलता है, A को 45, B को 33, C को 22 मिलता है। अब भी कोई जीत नहीं रहा। अब क्या करते हैं, C वाले को रेस से बाहर कर दिया जाता है, और C के 22 मतों को इनमें बांट दिया जाता है, A और B में। देखिए 20 वाले के 2-3 मत देख लिया जाता है, और 2 जो है जो 2 दिए हैं इसको, इसके तीसरे मत देख लिया जाता है, क्योंकि B तो दे चुका है, ठीक है। अब इसके दूसरे मत कैसे देखेंगे, तीसरे वरीयता देख लेंगे 2 वाले की। अब देखिए 22 को जब बांटा गया, देखा गया तो 2 लोग मिले, कितने, केवल 2 लोग A को दिए, और 20 लोग दिए इसको B को। अब देखिए A का कितना हुआ, 47 हो गया है। A कितना पाया, जोड़ ले 40 5 45 से 1 5 2 47 मिला।
तो 47 और इसको कितना मिला 33, 20 53, इसको 53 मिल गया। बी को कितना मिलता है 53। 53 देखिए 51 से ज़्यादा हो गया, इसलिए बी जीत जाता है। कौन जीत जाता है? बी। ये होता है मतों का संक्रमण, इसको कहते हैं मतों का संक्रमण। अब क्या होता है, हम राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन हल्का सा है, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। उसमें इसमें सभी के मतों को हमने बराबर माना है, ठीक है। 100 के मत 100 के बराबर मूल्य मान के चले हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में होता है कि विधायकों का मूल्य अलग अलग होता है, उनकी जनसंख्या पर निर्भर करता है, उनका मूल्य निकाला जाता है, एक विधायक का मूल्य निकाला जाता है, जबकि अलग अलग हर राज्य में अलग अलग होगा। एक राज्य का सेम होगा परंतु हर राज्य का अलग अलग होगा। सांसदों का एक अलग होगा, पूरा कंप्लीट सभी सांसदों को एक होगा। तो इस प्रकार वहाँ पर अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रक्रिया बताएंगे अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे वीडियो बनाया जाए।